हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स के अंदर गॉस लॉ। और गॉस लॉ पे बेस्ड जो जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम गॉस लॉ की बात कर लेते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसे कहा कि किसी भी टाइप का कोई भी क्लोज सरफेस हो सकता है, अगर उसमें चार्ज एनक्लोज है तो उससे जो पास होने वाला फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो किस पे डिपेंड करता है। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ इट states that the total electric flux through any closed surface placed in vacuum is 1/epsilon times the total charge enclosed by closed surface। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है। सपोज हमारे पास में किसी भी टाइप का कोई क्लोज सरफेस है, ये वैक्यूम में रखा हुआ है, इसमें कितना चार्ज है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो गॉस क्या कहता है, इस क्लोज सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू यहाँ पे क्या है, इस गॉसियन सरफेस में टोटल चार्ज कितना एनक्लोज कर रखा है। हेयर समेशन क्यू इज इक्वल टू टोटल एनक्लोज्ड चार्ज बाई क्लोज सरफेस। यहां पे समेशन क्यू क्या है, इस क्लोज सरफेस ने टोटल चार्ज कितना एनक्लोज कर रखा है। एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये हमारे पास में गॉस लॉ है। अब इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं और फिर गॉस लॉ के जो एप्लीकेशंस है, 3 से 4 एप्लीकेशंस होते हैं, उन पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम गॉस लॉ पे बेस्ड जो एप्लीकेशन है, गॉस लॉ पे जो न्यूमेरिकल्स उसको कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला जो न्यूमेरिकल बच्चों देखो क्या है, पहले हम नोट में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेते हैं। मान लो हमारे पास में यह क्लोज सरफेस है, अगर इसमें टोटल चार्ज 0 है तो बच्चों ऑब्वियसली टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 आएगी। अब टोटल चार्ज 0 कैसे हो सकता है, दो कंडीशन में। इफ समेशन क्यू इक्वल्स टू 0, इट मीन्स देयर आर 2 कंडीशंस फॉर समेशन क्यू इक्वल टू 0। फर्स्ट वन, Q is not present, it means charge is not present। चार्ज की वैल्यू ही 0 है, इट में चार्ज है ही नहीं। यहां बोला है समेशन क्यू इक्वल टू 0, इसका मतलब चार्ज है ही नहीं क्लोज सरफेस के अंदर। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, Q पॉजिटिव इक्वल टू हो Q नेगेटिव के। क्लोज सरफेस में जितना चार्ज पॉजिटिव है उतना ही चार्ज अगर नेगेटिव हो, देन ऑल्सो द समेशन क्यू विल बी 0 एंड टोटल फ्लक्स विल बी 0। सिमिलर जिसका इसका एक क्वेश्चन आता है वो क्या है, सपोज ये आपका एक क्लोज सरफेस है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स रखे हुए हैं 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी हैं। तो सपोज हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल्स रख लेते हैं -q + q, माइनस का 2q प्लस का 2q, ए नंबर ऑफ डायपोल्स, कितने भी डायपोल्स रख लो। तो बच्चों ऑब्वियसली बात है कि एक डायपोल का, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का टोटल चार्ज 0 होता है। तो कितने ही नंबर ऑफ डायपोल्स अगर प्लेस किए जाएं, कि क्लोज सरफेस में रखे जाएं, तो समेशन क्यू 0 होने की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई के नीचे ई सिंबल हमने इलेक्ट्रिक के लिए लगाया है। क्लियर है, पहले टाइप का क्वेश्चन जरूर बनता है कि हमारे पास में क्लोज सरफेस है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल्स रखे हुए हैं, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0। क्लियर है। चलो दूसरी बात हमारे पास में क्या आती है बच्चों, मान लो हमारे पास में एक स्फेरिकल सरफेस है, इसमें कोई एक चार्ज रखा हुआ है
और इस स्पेरिकल सरफेस की या जो स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है या बॉडी है इसकी रेडियस कैपिटल आर है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, इस स्पेयर की रेडियस को डबल कर दिया जाए, ये जो स्पेरिकल सरफेस है इसकी रेडियस को डबल कर दिया जाए तो फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अभी फ्लक्स कितना है बच्चों, टोटल चार्ज कितना है Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक। जैसे हम इसकी रेडियस को डबल करते हैं, सपोज इसकी रेडियस हम डबल कर लेते हैं, ये रेडियस 2r है, ये रेडियस r है, ये इसमें चार्ज रखा हुआ है, तो क्या फ्लक्स में वेरिएशन आएगा। देयर इज नो चेंजेस इन द फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस बिकॉज द फ्लक्स डजंट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, ध्यान रखना, जो टोटल फ्लक्स है वो क्लोज सरफेस की शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। नोट करते जाना इन चीज़ों को। इट मीन्स स्टिल फाई डेज इक्वल टू क्या रहेगा, फाई रहेगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अभी भी फ्लक्स की वैल्यू क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहाँ तक। चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यहाँ पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों ध्यान रखना, इसमें हमने टोटल चार्ज रखा है +Q -Q +2Q +3Q। अब यहाँ पे जो टोटल फ्लक्स है बच्चों कितना हो जाएगा, Q +3Q +2Q माइनस का Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ देखें तो यहाँ से Q से Q कैंसिल हुआ, 5Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इस क्लोज सरफेस से टोटल फ्लक्स हो गया। अब क्वेश्चन रहेगा, इन चार्जेस की जो पोजीशन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम उसको वेरी कर देते हैं, उसको चेंज कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देयर इज नो चेंज ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस चेंज। अगर हम चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर देते हैं, उनके लोकेशन चेंज कर देते हैं, तब भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डजंट डिपेंड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। पॉइंट वाइज बनाते जाना, लिखते जाना यहाँ पे। चलो इस पे बेस्ड जब हमने ये पॉइंट्स पढ़े हैं, यहाँ पे एक पॉइंट और आता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस से वो ओनली टोटल चार्ज पे डिपेंड कर रहा है और एक मीडियम पे भी डिपेंड करता है बच्चों, ध्यान रखना। तो अगर हमारे पास में वैक्यूम है तो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम F फाई नोट लिख लेते हैं। फाई नोट क्या हो जाएगा बच्चों, समेशन Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नोट। और अगर मीडियम है, इन मीडियम प्रेजेंस ऑफ मीडियम, तो बच्चों यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की जगह आ जाएगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर यहाँ तक। बिकॉज यहाँ आपका वैक्यूम है तो परमिटिविटी वैक्यूम की आएगी, बट हमने मीडियम की बात करी है, क्लोज सरफेस को किसी मीडियम में रख दिया, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर या के है, तो यहाँ पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बच्चों वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर यहाँ पे उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या तो यहाँ पे के लिख लो। जनरली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम कैसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और एप्सिलॉन आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के बोल दो। के यहाँ पे ये प्रपोर्शनल कांस्टेंट नहीं जो कि आपका कूलॉम्स लॉ में आया था, के यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ बच्चों एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। ये देखो बच्चों ये चीज क्या थी, वैक्यूम में फ्लक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर। इट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 1/k टाइम्स या 1/एप्सिलॉन टाइम्स हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम। क्लियर है। चलो एक न्यूमेरिकल से लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि आपके पास में एक सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है, सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को समझते जाना। क्वेश्चन क्या बोला गया है, देयर इज ए सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस इन विच ए चार्ज Q इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली। इसके अंदर आपको एक चार्ज Q को सिमेट्रिकल रखना है, और सिमेट्रिकल क्या होता है, इसके सेंटर पे रखना है। एंड फाई बी द, अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाई बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इफ फाई बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। अगर जो हमारा इस सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस है उससे फ्लक्स फाई है, तो ये जितने भी सर्कुलर सरफेसेस है, दो सर्कुलर सरफेस, उनसे प्रत्येक से ईच से कितना फ्लक्स आपका लिंक करेगा।
देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सर्कुलर सरफेसेस थ्रू ईच सर्कुलर सरफेस है ना, ईच सर्कुलर सरफेस। हमें दोनों सर्कुलर सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। बच्चों कैसे करेंगे बताओ, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बच्चों, इस क्लोज सरफेस में चार्ज कितना Q, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा इस क्लोज सरफेस से, तो वी नो दैट फाई टोटल इक्वल्स टू कितना हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है यहाँ तक? टोटल फ्लक्स क्या हो गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज चार्ज Q है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा कर्व्ड सरफेस है वहाँ से फ्लक्स कितना है, वहाँ से फ्लक्स हमें दिया है फाई। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है कितने सरफेसेस से पास हो रहा है। देयर आर 3 सरफेसेस इन द सिलेंड्रिकल सरफेस, सो द फ्लक्स विल पास थ्रू द ऑल द 3 सरफेसेस, सो वी विल स्प्लिट आउट द टोटल फ्लक्स थ्रू द 3 सरफेसेस। तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से बच्चों, देखो एक तो हो गया कर्व्ड सरफेस प्लस फाई सर्कुलर, बट हमें पता है कि चार्ज सिमेट्रिकल रखा हुआ है। बच्चों ध्यान रखना, जितना फ्लक्स इस सर्कुलर सरफेस से आपका पास होगा सिमिलरली उतना ही फ्लक्स इस सर्कुलर सरफेस से भी पास होगा। तो मैं क्या यहाँ पे ट्वाइस कर सकता हूँ, और टोटल फ्लक्स कितना अभी बच्चों हमने क्या लिखा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक? चलो फाई कर्व्ड हमें कितना दिया है फाई, तो 2 फाई सर्कुलर इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, और 2 से जैसे हम इसको इधर डिवाइड करते हैं तो ये हो गया हाफ और ब्रैकेट में Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई, ये इसका आंसर है। तो ईच एंड एवरी सर्कुलर सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा दैट विल बी हाफ इनसाइड द ब्रैकेट Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई। क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। हमारे पास में क्यूब का भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि एक क्यूब है और ये हमने यहाँ पे एक क्यूब कंसीडर किया है, और इस क्यूब के सेंटर के ऊपर, बच्चों ध्यान रखना, इस क्यूब, ये जो बॉडी है क्यूब बॉडी, इसके अंदर सेंटर पे अगर हम किसी चार्ज को रख देते हैं तो टोटल फ्लक्स कितना होगा क्यूब से। पहला पॉइंट, इफ चार्ज प्लेस्ड एट, पहला पॉइंट क्या है बच्चों, इफ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द क्यूब। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन क्या रहेगा, इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना होगा। बच्चों सिमिलरली हमने पढ़ रखा है कि क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना होगा क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर यहां तक? तो ईच फेस से, प्रत्येक जो हमारा फेस है उससे कितना फ्लक्स आएगा। बच्चों ध्यान रखना, एक क्यूब के अंदर टोटल 6 फेसेस होते हैं, आपका चार्ज सेंटर में है तो टोटल फ्लक्स इन 6 फेसेस के अंदर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास में 5 फेस 1/6 डिवाइडेड बाई Q एप्सिलॉन नॉट। ये पहले टाइप का क्वेश्चन हो चुका है हमारा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या रहेगा, अगर हम इस चार्ज को इस ट्यूब के किसी एक फेस के सेंटर पर रख देते हैं, इफ चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ आइदर फेस। ठीक है, सेकेंड हम जो पॉइंट ले लेते हैं, केस वो लेते हैं, इफ पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ आइदर फेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के किसी एक फेस पे हम रख देते हैं बच्चों। ठीक है, यहां तक किसी भी एक फेस पे हम रख देते हैं। तो एक फेस पे रखने पे क्या होगा, एक फेस पे जैसे रख देते हैं, सपोज इसका डायग्राम यहां हम बना लेते हैं। इस बार जो दूसरा केस है इसमें हम क्या करते हैं,
इस चार्ज को किसी एक यहां पर रख देते हैं। ठीक है कमलेश जी, एक मिनट मार्कर लाना, देखा रिंग को डाल के। तो यहां पर क्या है, हमारे पास जो चार्ज है किसी एक फेस के सेंटर पर रख दिया बच्चों। ठीक है, क्लियर है, आराम से अच्छे से ऑब्जर्व करना है इसको। तो बच्चों बताओ, देखिए जो टोटल फ्लक्स है वो ओनली क्यूब से कितना पास होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली द क्यूब, नॉट अबाउट द टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू चार्ज क्यूब। तो बताओ, देखिए हमारे पास में ये चार्ज इस क्यूब के किसी एक फेस पे रखा हुआ है, तो हमें क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सर फ्लक्स तो इधर बाहर की तरफ भी जाएगा और फ्लक्स इनसाइड की तरफ भी आएगा। क्लियर, यहाँ तक पूरा ऑब्जर्व करना बच्चों यहाँ पे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सिमिलर देखा जाए तो एक फेस पे टोटल 6 फेस है, एक फेस पे रखा हुआ तो 50% फ्लक्स इधर जाएगा, 50% फ्लक्स इस क्यूब से पास होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, ओनली क्यूब की बात करें तो हमारे पास में जो फ्लक्स है वो रहेगा Q/2ε0। क्लियर है, से इसको ढंग से समझने की कोशिश करना। केवल मैंने क्यूब की बात करी है, टोटल फ्लक्स की बात नहीं करी। टोटल फ्लक्स तो हमेशा Q/ε0 होता है, क्योंकि चार्ज Q तो टोटल फ्लक्स Q/ε0 होगा। बट इस क्यूब से फ्लक्स 50% फ्लक्स उधर जाएगा, 50% फ्लक्स इसके अंदर से पास होगा। सो इट विल बी Q/2ε0। अब हमसे बोले कि रिमेनिंग जो फेसेज है, कौन कौन से फेस से फ्लक्स आपका क्रॉस करेगा। तो अगर हम इस सरफेस की बात करें तो चार्ज इस सरफेस पे रखा हुआ है, तो यहां से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर नहीं सकती। तो इसका मतलब एक सरफेस पे अगर चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिमेनिंग जो 5 फेसेज है उनको क्रॉस करेगी। सपोज जैसे कि इस फेस से क्रॉस करेगी, एक इधर वाले से, एक उधर वाले से, एक सामने फ्रंट में है, एक डाउन में है। ये फ्लक्स इन 5 फेसों को इक्वली डिवाइड होगा। ये जो हमारा टोटल फ्लक्स है जो इस क्यूब से पास हो रहा है वो 5 सरफेसेज या 5 फेसेस को इक्वली डिवाइड होगा। तो हर फेस से कितना हो जाएगा सर, 1/5 ऑफ Q डिवाइडेड बाई 2ε0। तो ये हो जाएगा बच्चों Q डिवाइडेड बाई 10ε0। क्लियर है कि नहीं, केवल 5 फेसेस से ही फ्लक्स आपका पास होगा। थर्ड वाले केस की बात करें हम, इफ चार्ज Q is placed at center of either edge of cube। देखो बच्चों, अगर हमें एज के ऊपर रखते हैं, एक होता है कॉर्नर, एक होता है एज। टोटल कितने एज होते हैं हमारे पास में, टोटल 12 एज होते हैं। ठीक है, तो 12 एज में से किसी एक एज के सेंटर पे हमने चार्ज को रख दिया। सपोज जैसे डायग्राम बनाते हैं, इसको समझते हैं और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि चार्ज को किसी एक एज के सेंटर पे प्लेस किया गया है। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करी और हमने यहाँ पे देखा कि ये हमारा क्यूब बन गया। यहाँ कहीं पे रख लेते हैं बच्चों, ये एक एज हो गया, टोटल 12 एज होते हैं। यहाँ पे हमारा चार्ज रखा हुआ है। हम जिस कमरे में होते हैं उसको, ये जनरली जो कमरा है वो क्यूबॉइड स्ट्रक्चर का होता है, लेंथ विड्थ और हाइट अलग अलग होती है। अगर लेंथ विड्थ और हाइट सेम है तो उसको हम क्यूब कंसिडर कर सकते हैं। किसी एक एज पे आप चार्ज को रख दो। अब बच्चों इस क्यूब के अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स तो Q/ε0 होता है। एक चार्ज Q है तो टोटल फ्लक्स ऑब्वियसली Q/ε0 होगा, बट ओनली क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो अगर हम उस चार्ज की बात करें जो किसी एक एज के सेंटर पे रखा हुआ है, तो बच्चों उस कमरे की जो एज है उसको अगर आपको कवर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कमरे के इधर की तरफ एक कमरा बनाना पड़ेगा, 2 कमरे और 2 रूम और बनाने पड़ेंगे, तब जाके हमारा जो एज है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। इसका मतलब उस चार्ज से जो इधर की तरफ फ्लक्स आएगा बच्चों वो ओनली कितना आएगा, 1/4 ऑफ Q/ε0। तो इट मीन्स क्यूब से फ्लक्स कितना पास होगा, Q/4πε0। क्लियर है कि नहीं, कैसे समझ में आया। उस एज को अगर हमें क्लोज करना है
तो हमें 4 क्यूब रखने पड़ेंगे, तब जाके वो एज क्या होगा, क्लोज होगा। तो 1/4 फ्लक्स इधर आया ना, 3/4 फ्लक्स तो क्या हो गया, आउटसाइड में गया। तो इस क्यूब से टोटल फ्लक्स जो पास होगा, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली क्यूब, तो क्यूब से कितना होगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों उस एज को ढंग से ऑब्जर्व करना, एक सरफेस ऊपर की तरफ होगी, एक सरफेस उसके पैरेलल होगी, 2 ऐसी सरफेस होगी जहां से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा। सपोज ये एज है, इसके यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, एक तो ये वाली सरफेस और एक ये वाली सरफेस, यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन से पैरेलल निकल जाएगी। इसका मतलब उस एज से जो भी फ्लक्स आएगा, रिमेनिंग जो 4 फेसेज है उनको क्रॉस करेगा नहीं करेगा। इसका मतलब हमारा फ्लक्स ओनली 4 फेसेज को क्रॉस करेगा। तो हर फेसेज को कितना फ्लक्स मिलेगा बच्चों, तो 5 फेज की बात करें तो वो भी हो जाएगा 1/4 Q/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इट मीन्स ये हो गया Q/16 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है कि नहीं, 4 फेसेज को ही ये फ्लक्स क्या होएगा आपका मिलेगा, क्योंकि आपके 2 फेसेज है ना, उनके इलेक्ट्रिक लाइंस क्या हो जाती है, पैरेलल, तो फ्लक्स 0 कंसिडर होगा। अब अगर हम लास्ट और फाइनल केस की बात करें, चार्ज को किसी एक कॉर्नर पे रख देते हैं। इफ चार्ज प्लेस्ड एट आइदर कॉर्नर, बच्चों किसी भी एक कॉर्नर पे रख देते हैं, ये रहा हमारा कॉर्नर। टोटल कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर्स होते हैं। तो यहां पे नेक्स्ट केस क्या हो गया, इफ ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट आइदर कॉर्नर ऑफ क्यूब, ये हमारा लास्ट और फाइनल केस हो गया। और यहां पे हमने चार्ज क्यू को रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन आएगा कि केवल क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ टोटल फ्लक्स पासेस थ्रू द क्यूब ओनली। टोटल फ्लक्स तो बच्चों Q/एप्सिलॉन नॉट होता है, ऑब्वियसली चार्ज क्यू है तो Q/एप्सिलॉन नॉट। बट क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, ओनली क्यूब की बात कर रहे हैं हम। तो बच्चों एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो क्यूब का कॉर्नर होता है उसे अगर हमें क्लोज करना है तो टोटल 8 क्यूब की रिक्वायरमेंट्स होगी। 4 क्यूब तो आपके बॉटम में हो जाएंगे और 4 क्यूब्स ऊपर होंगे। सपोज एक कमरा है, कमरे का जो कॉर्नर होता है उसको हमें पूरी तरह से क्लोज करना है तो एक कमरा इधर बनाना पड़ेगा, 2 कमरे उधर बनाने पड़ेंगे, 4 कमरे तो नीचे नीचे हो गए, 4 ऊपर बनाने पड़ेंगे, तब जाके वो कॉर्नर पूरी तरह से क्या होगा, क्लोज होगा। ये कॉर्नर पूरी तरह से क्लोज होगा। अब आप सोच लो कि ये एक कमरा उन 8 कमरों का एक हिस्सा हुआ ना, इसका मतलब 1/8 8 कमरों में 1/8 टोटल फ्लक्स जा रहा है। तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हुआ, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हो जाएगा 1/8 Q/एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों ये हो जाएगा Q/8 एप्सिलॉन नॉट। अब हम बात करते हैं फेस की। ऐसे कितने फेस है जहां से फ्लक्स पास होगा, केवल बच्चों 3 फेस ही ऐसे होंगे जहां से फ्लक्स पास होगा। जैसे कि सपोज हमने बनाया, ये हमारे पास में कॉर्नर है बच्चों, ये एक कॉर्नर है, यहाँ पे ये वाला कॉर्नर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे जहाँ पे इसको मिलाया है ये कॉर्नर है यहाँ पे, ठीक है, ये कॉर्नर है। तो बच्चों कितने फेस रहेंगे जहाँ से कोई फ्लक्स पास नहीं करेगा, एक तो ऊपर वाला फेस, एक इधर वाला फेस, एक इधर वाला फेस, 3 फेस ऐसे होंगे जहाँ से इलेक्ट्रिक लाइन्स पैरेलल निकल जाएगी। फिर बाकी जो सामने फ्रंट वाले 3 फेस रहेंगे, एक इस साइड वाला, एक डाउन वाला और एक जस्ट सामने वाला, 3 फेस ऐसे होंगे उस पॉइंट को छोड़ के, जहां पॉइंट है उसके 3 सरफेस के तो इलेक्ट्रिक लाइन्स पैरेलल हो जाएगी, बाकी 3 फेसेस को इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो यही फ्लक्स बच्चों अगर हम फेस की बात करें, रिमेनिंग 3 फेसेस को कितना फ्लक्स मिलेगा, 1/3 Q/8 एप्सिलॉन नॉट एंड इट विल बी Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ दिख नहीं रहा बच्चों, ये जो टोटल फ्लक्स है हमारा जो क्यूब से पास हो रहा है, ये 3 फेसेस को ही मिलेगा। तो हर फेस को कितना मिलेगा, 1/3 Q/8 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया हमारा 5 फेस। तो 3 फेस में से हर फेस से हो जाएगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। अब हम गॉस लॉ की एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। गॉस लॉ की हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं।
by the help of Gauss law we can determine the electric field intensity due to every type of distribution of charges. मेनली हम जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं वो इनफाइनाइट लेंथ का लेते हैं, जिसमें आपके 3 एप्लीकेशन है, बट ऑब्वियसली वैसे देखा जाए तो 4 से 5 एप्लीकेशंस होते हैं। यहाँ हमारा नॉन कंडक्टिंग स्पेयर नहीं है एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन नॉन कंडक्टिंग स्पेयर की वजह से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। सबसे पहले जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन है वो है एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होता है। और उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इस गॉस लॉ की जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बच्चों, उसको इस तरह से भी लिखा जाता है। अब नहीं हमने देखा यहाँ पे कि गॉस लॉ क्या स्टेट करता है, द टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन वैक्यूम इज इक्वल टू 1/ε टाइम द टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। बात हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की करी है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम जनरली इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पे जो ds वेक्टर वो एरिया वेक्टर होता है, एंड इट विल बी समेशन q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। गॉस लॉ को हम फर्दर इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द सरफेस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेज। जहाँ से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा उस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है और उसका एरिया वेक्टर कितना है। और दूसरी डेफिनेशन जो लैंग्वेज की फॉर्म में होती है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेज नॉर्मली थ्रू ए सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। टोटल कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस के परपेंडिकुलर पास होती है। सर तिरछी भी पास हो सकती है बिल्कुल, बट उसका हम कोस कंपोनेंट लेते हैं, है ना। इसलिए हम लैंग्वेज के अंदर या जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर हम परपेंडिकुलर नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं। तो इस स्टेटमेंट का यूज़ करके सबसे पहला जो एप्लीकेशन है उस पर अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो सबसे पहले हम फॉर्मूला की बात करेंगे। इसका जो पहला एप्लीकेशन है बच्चों वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर, है ना। कंडक्टिंग वायर है या नॉन कंडक्टिंग वायर है कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने थिन वायर यूज़ किया है। तो वहाँ पर क्या होता है, हमारे पास में एक लॉन्ग वायर होता है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी बच्चों कितनी होती है, लेमडा, जिसकी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा कंसिडर करते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। इससे r डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है, जहाँ पे ये P पॉइंट है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले चार्ज को एनक्लोज करना होता है। गॉस लॉ में ऑब्वियसली बोला गया है कि चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ये हमने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस को यहाँ पे कंसिडर किया है, जिसकी लेंथ हमने L कंसिडर करी है, और पॉइंट P यहाँ पे प्रेजेंट है। बच्चों ध्यान रखना, जितने भी इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, जितने भी इनफाइनाइट लेंथ के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उनके परपेंडिकुलर होता है। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और अगर बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टुवर्ड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस। तो सिमिलरली हमारे पास में एक लॉन्ग वायर है, पॉजिटिव चार्ज है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियसली इस सिलेंडर में 3 सरफेस है, 2 सर्कुलर सरफेसेज एंड 1 कर्ड सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ कहाँ जीरो होगा, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंप्लीट पास होगा वो कहाँ से होगा, कर्ड सरफेस से। तो हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर समेशन Q कितना हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझना। यहाँ पे पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है, लेमडा, तो L लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा, लेमडा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन। देखो इस फॉर्मूले का यूज किया हमने यहाँ पे। अब देखा जाए तो 3 सरफेस है, इस इंटीग्रेशन को 3 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, बट अपने को पता है कि यहाँ से फ्लक्स जीरो आएगा। केवल कौन सा सरफेस है जहाँ से फ्लक्स पास होगा, ऑब्वियसली आपका कर्ड सरफेस। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहाँ पे जो स्मॉल एरिया वेक्टर है, इस कर्ड सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट लिया, वहाँ पे जो एरिया वेक्टर है बच्चों ds वेक्टर, दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं,
तो हम यहाँ क्या इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं क्या, ई डी एस कोस 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा एल डिवाइडेड बाई एप्स नॉट। क्लियर है यहाँ तक। चलो आगे देखें, कोस 0 की वैल्यू 1 ई। बच्चों इस कर्ड सरफेस के ऊपर सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कांस्टेंट, इसलिए हम ई को यहाँ बाहर कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इक्वल टू क्या हो गया, लेमडा एल बाई एप्स नॉट। अब यहाँ पे इस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस का मीन क्या है, मतलब क्या है, ये डी एस हमने लिया था एरिया वेक्टर, स्मॉल एरिया वेक्टर ऑन द कर्ड सरफेस। तो इंटीग्रेशन मीन क्या हुआ, टोटल कर्ड सरफेस एरिया कितना होता है, एक सिलेंडर का टोटल कर्ड सरफेस एरिया सभी को पता होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, एच यहाँ कितना है बच्चों, एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्स नॉट। अब काफी बच्चे सोच रहे होंगे सर एल कंसीडर किया तो क्या फॉर्मूले में एल आएगा, नहीं बच्चों, सिलेंड्रिकल जो हमने गॉसियन सरफेस बनाया है वो हमने कंसीडर किया है, उसकी लेंथ हमने कंसीडर की है, तो न्यूमेरिकल में या फॉर्मूले में एल कंसीडर नहीं होगा। सिमिलरली देखो यहाँ पे एल से एल यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्स नॉट आर, जिसको क्या हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं क्या, 1/4 पाई एप्स नॉट क्या होता है, तो बच्चों 2 यहाँ से मल्टीप्लाई करो, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 2 और 1/4 पाई एप्स नॉट क्या हो गया, के लेमडा बाई आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल गया 2 के लेमडा बाई आर। अब इस पे हम न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स जो जनरली बनते हैं, उससे बाहर को क्वेश्चन होता है नहीं। पिछली बार भी जो न्यूमेरिकल्स आया था इस टॉपिक पे देखो किस तरह से आया था, इसमें थोड़ा सा 11th क्लास का कंसेप्ट काम में आएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स कब कब लगता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना, जिसको हम इस न्यूमेरिकल में कंसिडर करने वाले हैं, ठीक है ना, सीखने वाले हैं। तो बच्चों देखो पहला एप्लीकेशन हो गया, फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। पहला फॉर्मूला हमारे पास जो आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग थिन वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है बच्चों वो कितना आया हमारे पास में, आर डिस्टेंस के ऊपर, वो आया है, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा कूलम पर मीटर है, ये आया है लेमडा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्स नॉट आर या 2 के लेमडा बाई आर। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया बच्चों, देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है न्यूमेरिकल जो बेस्ड है वो इसी पे बेस्ड है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर around a uniformly charged long thin conducting wire having linear charge density, having linear charge डेंसिटी लेमडा। तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्या कैलकुलेट करना है, उस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है और उस काइनेटिक एनर्जी का लेमडा के साथ में ग्राफ को ड्रॉ करना है। देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ड्रॉ ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लेमडा लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों इस क्वेश्चन को ढंग से समझिए, क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और जबरदस्त इसमें कंसेप्ट लगने वाला है। जैसे डायग्राम हमने यहां बना रखा है, इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवोल्यूशन कर रहा है। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन यहां पर रिवोल्यूशन करेगा तो सिंपल सी बात, आपको एक कंसेप्ट समझ में आना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में रिवोल्यूशन करता है तो उसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगता है सेंटर की तरफ, जो कि उसको, और ये फोर्स मिलेगा कहाँ से, ये फोर्स मिलेगा बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि अट्रैक्टिव फोर्स होगा। इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन में बच्चों क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। क्लियर यहाँ तक। और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा
टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। तो इट मीन्स हमारे पास में यहाँ जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है, बच्चों ध्यान रखना, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू होगा किसके इक्वल, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स, अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया, Q इंटू ई से, Q यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो E रख दो, और E कहाँ से आया, इस वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हमने पढ़ लिया है, और ये हमारा अट्रैक्टिव फोर्स हो गया। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, रेडियस r है, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा mv²/r होता है, और ये कहाँ से मिलेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स से, इलेक्ट्रॉन और चार्ज के बीच जो पॉजिटिव चार्ज है। अब सिमिलरली बच्चों इसको सोल्व करें तो ये हो गया mv²/r इक्वल टू E, और E की वैल्यू कितनी है, λ/2πε0r। देखो बच्चों r से r यहाँ कैंसिल हुआ। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी बोली गई है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ½ mv²। इसका मतलब इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जैसे हम इधर हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों ये हो गया 1/4πε0। बताओ काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हुई या नहीं हुई। अब काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ किसके साथ बनाना है हमें, लेमडा के साथ। बच्चों ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी लेमडा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मीन्स हमारा जो ग्राफ आएगा काइनेटिक एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू लेमडा, ग्राफ विल बी स्ट्रेट, ठीक है ना। बाकी जो न्यूमेरिकल्स है सीट की वजह से, स्पेयर की वजह से, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो को अच्छी तरह से, बिल्कुल सही तरीके से आप देखने की कोशिश करना, और जो भी अगर प्रॉब्लम आती है उसको एक बार आप